समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। समसामयिक घटनासार अर्धवार्षिकी 2026 के आज इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को विस्तार से देखेंगे। इसमें पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में 3 देशों की यात्रा। 15 से 18 दिसंबर 2025 तक पीएम मोदी जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा पर रहे। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर वह 15 दिसंबर को जॉर्डन पहुंचे, जहां अल हुसैनिया पैलेस में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से उनकी मुलाकात हुई। भारत और जॉर्डन अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का एक समारोह मना रहे हैं। जॉर्डन पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है और 5 अरब देशों और इजराइल से उसकी सीमा साझा होती है। हम कह सकते हैं कि जॉर्डन एशिया, अफ्रीका और यूरोप के चौराहे पर स्थित है। यह जॉर्डन अपने अकाबा बंदरगाह के कारण लाल सागर से जुड़ा हुआ है। जॉर्डन देश 3 कारणों से भारत के लिए अहमियत रखता है। पहला, कि वह फॉस्फेट का बड़ा आपूर्ति करता है, जिसका प्रयोग खाद्य उर्वरकों में होता है। दूसरा, वहाँ हर साल बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक जाते हैं। और तीसरा, नौसैन्य सहयोग की दृष्टि से। पीएम मोदी की इस यात्रा में अक्षय ऊर्जा, जल संसाधन प्रबंधन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, डिजिटल सॉल्यूशन जैसे क्षेत्रों में 5 एमओयू पर सिग्नेचर हुआ। द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 साल में $5 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया, जो कि वर्तमान में $2.8 अरब है। समझौते में एक समझौता नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर था और एक अन्य जॉर्डन की पेट्रा और भारत की एलोरा गुफाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ाने को लेकर हुआ। वर्तमान में भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नेक्स्ट है इथियोपिया। जॉर्डन के बाद पीएम मोदी 17 दिसंबर 2025 को इथियोपिया की यात्रा पर रहे। 16 दिसंबर 2025 को इथियोपिया के पीएम डॉक्टर अबी अहमद अली ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथियोपिया सम्मानित किया। यह पीएम मोदी को मिला 28वां शीर्ष विदेशी राजकीय सम्मान है। पीएम मोदी इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक नेता बने हैं। 17 दिसंबर 2025 को आदिस अबाबा में 3 महत्वपूर्ण एमओयू पर सिग्नेचर हुआ। पहले एमओयू के तहत सीमा शुल्क प्रशासन में सहयोग बढ़ाने को लेकर लिया गया। दूसरा एमओयू इथियोपिया दूतावास में डेटा सेंटर की स्थापना और तीसरा एमओयू संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सहयोग पर जोर देकर किया गया है। देखा जाए तो इथियोपिया वह देश है जहां पिछली सदी के 50 और 60 के दशक में हिंदुस्तान से कई शिक्षक जाते हैं। वहाँ की 2 पीढ़ियों ने भारतीय शिक्षकों से ही पढ़ाई की है। नेक्स्ट है ओमान की यात्रा। पीएम मोदी 17 दिसंबर को 2 दिवसीय यात्रा पर ओमान की राजधानी मस्कट पहुँचे। वहाँ मस्कट में 18 दिसंबर 2025 को मुक्त व्यापार समझौते पर सिग्नेचर हुआ। इसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कहा जाता है। सीपा पर हस्ताक्षर कर खाड़ी क्षेत्र में भारत की आर्थिक सहभागिता को नई ऊंचाई दी गई है। मोदी जी और सुल्तान हैतम बिन तारिक की उपस्थिति में संपन्न हुआ यह समझौता रणनीतिक और राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि 2006 में अमेरिका के साथ एफटीए के बाद यह ओमान का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। पिछले 6 महीनों में यह भारत का दूसरा एफटीए है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के बाद है। भारत ओमान द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जिसे आगे बढ़ने की संभावनाएं ली गई हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में ओमान जो है वो भारत का 29वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार, 25वां सबसे बड़ा आयात स्रोत और 28वां सबसे बड़ा कुल व्यापारिक भागीदार है। समझौता अगर हम देखें तो एफटीए ओमान ने अपनी कुल शुल्क दरों की 98.08% श्रेणियों पर शून्य शुल्क पहुंच की पेशकश की है। इसमें ओमान को होने वाले भारत के 99.38% निर्यात का हिस्सा शामिल है। खाड़ी देशों में आयुष उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए भारत ने पहली बार पारंपरिक दवाओं को संवेदनशील सूची में शामिल किया। भारत का कुल आयुष निर्यात 2014 में 1.09 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 2020 में बढ़कर 1.54 अरब डॉलर हो गया है। आगे देखें तो भारत अपनी कुल शुल्क श्रेणियों, जो कि 12,556 में से 77.79% पर शुल्क उदारीकरण की पेश कर रहा है, जिसमें मूल्य के आधार पर ओमान से होने वाले भारत के 94.81% आयात शामिल है। वहीं देखा जाए तो ओमान के लिए जिन उत्पादों में निर्यात रुचि है
और जो भारत के लिए संवेदनशील हैं, वहाँ अधिकांश मामलों में शुल्क दर कोटा आधारित शुल्क उदारीकरण की पेशकश की गई है। संवेदनशील उत्पादों जैसे कृषि उत्पादों, सोना व चांदी उत्पादों, आभूषण, जूते, खेल सामग्री तथा कई आधारभूत धातुओं के कबाड़ पर कोई शुल्क रियायत नहीं दी गई है। सेवाओं में देखा जाए तो ओमान ने पहली बार कुशल पेशेवरों की आवाजाही मोड 4 के तहत व्यापक प्रतिबद्धताएं पेश की हैं, जिसमें कंपनी के भीतर स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों की सीमा को 20% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। संविदा आधार पर सेवा प्रदान करने वालों के लिए ठहरने की स्वीकृति जो है वो 90 दिन से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई है और इसे 2 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। सीपा के तहत ओमान के प्रमुख सेवा क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों द्वारा 100% FDI का प्रावधान भी किया गया है इस समझौते के तहत, और मोदी जी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें अब तक 29 देशों के सर्वोच्च विदेशी नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। ऑर्डर ऑफ ओमान जो है इस देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1970 में सुल्तान काबूस बिन सईद ने की थी। यह सम्मान पहले विश्व के प्रतिष्ठित नेताओं को प्रदान किया जा चुका है, जिनमें नेल्सन मंडेला, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी मैक्सिमा, जापान के सम्राट आकिहितो और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला शामिल हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26। तो 2025-26 के लिए विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहरों की सूची में उन स्थलों को उजागर करती है जहां भोजन संस्कृति, पहचान और अनुभव को परिभाषित किया जाता है। टेस्ट एटलस के द्वारा जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में इतालवी शहरों को वैश्विक खाद्य परिदृश्य पर वर्चस्व छाया रहा, जबकि भारतीय शहर मुंबई विश्व के 5वें सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहर के रूप में स्थान पाए हैं। अकेले इटली ने शीर्ष 10 में से 6 स्थान प्राप्त किए हैं, जिनमें पहला है नेपल्स, जहां का प्रसिद्ध है पिज़्ज़ा मार्गरिटो। दूसरा है मिलान, जहां पे रिसोट्टो अल्ला मिलानीज़ के लिए फेमस है। और तीसरा है बोलोगना शहर, जो कि टैगलीटेल अल रागू का घर है। चौथा है फ्लोरेंस, जो कि प्रतिष्ठित बिस्टेका अल्ला फ्योरेंटीना के लिए फेमस है। और मुंबई शहर प्रसिद्ध है अपने जीवंत स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि मुंबई के कुछ व्यंजनों में वड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपूरी, रगड़ा पैटीज़, मोदक आदि फेमस हैं। विश्व के शीर्ष 100 खाद्य शहरों में भारत के 6 अन्य शहर शामिल हैं, जिनमें दिल्ली 48वें स्थान पे, अमृतसर 53वें, हैदराबाद 54वें, कोलकाता 73 और चेन्नई 93 स्थान प्राप्त किए हैं। खाद्य शहरों की रैंकिंग में टेस्ट एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड 2025-26 का हिस्सा है। रैंकिंग प्रक्रिया के लिए विश्व भर में 18,828 शहरों का मूल्यांकन किया गया है। नेक्स्ट है COP17 के लिए तितली को आधिकारिक लोगो घोषित किया गया। अर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन के 17वें पक्षकार सम्मेलन यानी COP17 का आधिकारिक लोगो 25 दिसंबर 2025 को जारी किया। प्रतीक के केंद्र में एक दुर्लभ नीली तितली, जो कि पॉलियोमैमेटस एरिवेनेनिस है, जिसे एरिवान एनोमलस ब्लू कहा जाता है, इसे दर्शाया गया है। यह प्रजाति केवल येरेवन और उसके आसपास पाई जाती है। लोगों के साथ नारा दिया गया है टेकिंग एक्शन फॉर नेचर, यानी प्रकृति के लिए कार्रवाई। COP17 की भावना को दर्शाता है, जिसकी मेज़बानी अक्टूबर 2026 में अर्मेनिया करेगा। एरिवान एनोमलस ब्लू अर्मेनिया की स्थानिक प्रजाति है, जो इसे स्थानीय पहचान के साथ वैश्विक महत्व प्रदान करती है। तितलियों का उपयोग वैज्ञानिक द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए संकेतक के रूप में होता है, क्योंकि उनकी आबादी पर्यावरणीय तनाव पर शीघ्र प्रतिक्रिया देती है। COP17 के लोगों में 23 मिश्रित रंग शामिल हैं, जो वैश्विक जैव विविधता ढांचे के 23 लक्ष्यों का प्रतीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दुनिया की शीर्ष 100 हथियार कंपनियों की कमाई 5.9% बढ़ी। तो दिसंबर 2025 को सिपरी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जो कि दुनिया की 100 सबसे बड़ी हथियार व सैन्य सेवा कंपनियों की कमाई में पिछले वर्ष के मुकाबले 5.9% की वृद्धि दर्शाता है, क्योंकि यूक्रेन और गाजा में युद्धों तथा वैश्विक व क्षेत्रीय भू राजनीतिक तनावों की वजह से
हथियारों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। इन कंपनियों में 2024 में $679 अरब कमाए थे। सिपरी की 100 कंपनियों की सूची में 3 भारतीय कंपनियां, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 44वें स्थान पर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 58वें और मझगांव डॉक शिपयार्ड्स शिप बिल्डर्स 91वें स्थान पर है, जिसका संयुक्त आयुध राजस्व घरेलू मांग की वजह से 8.2% बढ़कर $7.5 अरब हो गया है। सिपरी की वर्तमान 100 कंपनियों की सूची में अमेरिका की 30 कंपनियां हैं, जिनमें प्रमुख है लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थ ग्रुमन व जनरल डायनेमिक्स, जिनका संयुक्त राजस्व 3.8% बढ़कर $334 अरब हो गया है। सूची में यूरोप के 26 कंपनियों में से 23 कंपनियों के हथियार राजस्व में वृद्धि हुई। उनकी कुल आय 13% बढ़कर $151 अरब हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 से 2024 के दौरान यूक्रेन सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनकर उभरा, जो कि 9,627% की वृद्धि दर्शाता है। वहीं अमेरिका सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश रहा है। अगला है मालदीव HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संचरण का उन्मूलन प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। अक्टूबर 2025 में WHO ने मालदीव को विश्व का पहला ऐसा देश घोषित किया जिसने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मातृ से शिशु संचरण यानी MTCT का ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल किया है। मालदीव ने वर्ष 2019 में HIV और सिफिलिस उन्मूलन के लक्ष्य प्राप्त किए और 2025 में हेपेटाइटिस बी के उन्मूलन लक्ष्य को पूरी तरह से उपलब्धि अर्जित की है। मालदीव अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में GDP का लगभग 10% से अधिक निवेश करता है। नेक्स्ट है IUCN के द्वारा पहली बार बाघ के लिए ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज़ रिपोर्ट जारी की है। तो IUCN के द्वारा पहली बार ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बाघ को एशिया के अधिकतर क्षेत्र में क्रिटिकली डिप्लीडेट यानी अत्यंत कम होने वाली प्रजाति बताया गया है। रिपोर्ट बताया गया है कि संरक्षण प्रयासों ने बाघ को पूरी तरह से विलुप्त होने से रोक दिया। यदि ये प्रयास ना होते तो बाघ की संख्या बेहद कम रह जाती, जिससे उसकी पूरी प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा होता था। नेक्स्ट, बुल्गारिया बना यूरोजोन का 21वां सदस्य। तो बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से यूरोजोन का 21वां सदस्य बना। उसने अपनी पुरानी मुद्रा लेव को बदलकर यूरो को स्वीकार किया। बुल्गारिया को मूल स्थिरता, आसान व्यापार और निवेश जैसे लाभ मिलेंगे। इससे बुल्गारिया नागरिक अब अपनी पुरानी मुद्रा लेव को बैंकों और डाकघरों में यूरो में बदल सकते हैं। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड का ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल 2025। दिसंबर 2025 में स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेंटर्ड AI यानी HAI ने अपने AI इंडेक्स प्रोजेक्ट के तहत ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल 2025 जारी किया। तो AI के क्षेत्र में भारत ने अमेरिका, चीन के बाद ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जो कि एक उपलब्धि है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 के 7वें स्थान से सीधे तीसरे स्थान पर आ गया है, जो AI नीति समर्थन, प्रतिभा विकास और मजबूत होते इकोसिस्टम का परिणाम है। रैंकिंग में अमेरिका 78.60 स्कोर के साथ पहले, तो वहीं चीन 36.95 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत ने 21.59 स्कोर के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं दक्षिण कोरिया 17.24 स्कोर के साथ चौथे और यूनाइटेड किंगडम 5वें स्थान पे है। इस प्रकार अमेरिका पहले पे, दूसरे पे चीन, तीसरे पे भारत, चौथे पे साउथ कोरिया और 5वें पे UK का स्थान है। नेक्स्ट है इटालियन व्यंजन को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। इटालियन व्यंजन को यूनेस्को ने मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर एक इतिहास रच दिया। पहली बार है जब किसी देश की पूरी खाद्य संस्कृति को सम्मानित किया गया है और यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यूनेस्को की यह मान्यता दर्शाती है कि भोजन केवल स्वाद या परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक अभ्यास है जो समुदाय, पीढ़ियों और दैनिक जीवन से गहराई से जुड़ा होता है। यह ऐतिहासिक मान्यता यूनेस्को की 8 से 13 दिसंबर 2025 के दौरान 20वीं अंतर सरकारी समिति की बैठक के दौरान नई दिल्ली में दी गई। इससे पहले केवल विशिष्ट व्यंजन या खाद्य तकनीकों को ही यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था।
लेकिन इटालियन व्यंजन को एक संपूर्ण प्रणाली के रूप में स्थान मिला है। यूनेस्को का यह दर्जा इटली के कृषि मंत्रालय द्वारा पारंपरिक तरीके से खाद्य पदार्थ उगाने, एकत्र करने, तैयार करने और परोसने की विधि को मान्यता दिलाने के लिए चलाए गए 3 वर्ष के अभियान का परिणाम है। यूनेस्को ने इटालियन व्यंजन को एक दैनिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति कहा है, न कि किसी विशेष अवसर या उच्च वर्ग तक सीमित परंपरा के रूप में। नेक्स्ट है, पेरू मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना। तो पेरू के अमेज़न वर्षा वनों में पाई जाने वाली बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए गए हैं और दुनिया के पहले ऐसे कीट बन गए हैं जिन्हें इंसान के समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त हुई है। तो पेरू की सतिपो नगर पालिका ने इस संबंध में एक अध्यादेश जनवरी 2026 में पारित किया, जिसे बिना डंक वाली मूल मधुमक्खियों के अधिकार की घोषणा की गई। और इन मधुमक्खियों के पास अब कुछ जन्मजात अधिकार हैं, जैसे अस्तित्व में रहने और फलने फूलने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार, जलवायु संकट या नुकसान की स्थिति में अदालत में कानूनी प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार। देखा जाए तो ये मधुमक्खियाँ ग्रह की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक हैं। ये अमेजन के 80% से अधिक पेड़ों और पौधों के परागण के लिए जिम्मेदार हैं। अमेजन रिसर्च इंटरनेशनल और अर्थ लॉ सेंटर ने मिलकर इन कीटों के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की है। नेक्स्ट टॉपिक, वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025। तो आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा दिसंबर 2025 में जारी 2025 के पासपोर्ट इंडेक्स में संयुक्त अरब अमीरात को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया, जिसे 179 देशों के मोबिलिटी स्कोर के साथ पहला स्थान मिला है। इस रैंकिंग में वीज़ा फ्री तथा वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस के आधार पर देशों की स्थिति तय की जाती है। आगे देखते हैं। पासपोर्ट की ताकत केवल यात्रा सुविधा नहीं, बल्कि किसी देश की कूटनीतिक पहुंच, वैश्विक भरोसे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी दर्शाती है, जो खर्च घटने के साथ बिजनेस, टूरिज्म, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। तो 2025 के शीर्ष 10 शक्तिशाली पासपोर्टों में पहला स्थान पर यूएई है और दूसरे स्थान पर सिंगापुर और स्पेन है। ये ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने लुप्तप्राय पारंपरिक कलाओं और शिल्पों की तत्काल सुरक्षा सूची में शामिल किया। तो यूनेस्को ने कई लुप्तप्राय पारंपरिक कलाओं और शिल्पों को तत्काल संरक्षण की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया, जिससे उन परंपराओं की नाजुक स्थिति सामने आई है जो आधुनिकीकरण, पलायन, समुदाय की घटती भागीदारी और आर्थिक सहयोग की कमी के कारण संकट में है। तो इस सूची में पाकिस्तान का बोडिंगो पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र, केनिया का मवाजिंदिका आध्यात्मिक नृत्य और वियतनाम की डोंग हो लोक वुड क्लॉक प्रिंटिंग शामिल है। इन नामों की घोषणा दिल्ली के लाल किले में दिसंबर 2025 में आयोजित यूनेस्को सत्र के दौरान हुई, जो भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान में यूनेस्को लगभग 80 देशों से आए 67 से अधिक नामांकनों की समीक्षा कर रहा है। यह सूची उन सांस्कृतिक प्रथाओं की पहचान करती है जिनके समाप्त होने का खतरा अधिक है, और इसमें संगीत, नृत्य, शिल्प, रीति रिवाज और मौखिक ज्ञान से जुड़ी परंपराएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, देखिए, पाकिस्तान का जो बोरिंडो एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, जो क्षेत्र की समृद्ध मौखिक और संगीत विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं केनिया का मवाजिंदिका नृत्य एक आध्यात्मिक नृत्य है जो सामुदायिक अनुष्ठानों और सामाजिक एकता का एक अभिन्न अंग है। वहीं वियतनाम का डोंग हो डोक लोक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग अपनी विशिष्ट कलात्मक शैली और सांस्कृतिक कहानी कहने में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, केनिया में आयोजित UNEA में वनाग्नि प्रबंधन संबंधी भारत के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। तो हाल ही में केनिया के नैरोबी में दिसंबर 2025 में आयोजित UNEA के 7वें सत्र में वैश्विक वनाग्नि प्रबंधन को सुदृढ़ करने संबंधी भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया, क्योंकि जंगल की आग की बढ़ती घटनाओं और उनकी तीव्रता को लेकर गंभीर चिंता को ये दर्शाता है। UNEA पर्यावरण मामलों पर निर्णय लेने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून, नीतियों और वैश्विक सहयोग को दिशा देती है। UNEA 7 में इस प्रस्ताव को अपनाए जाने से
जंगल की आग को एक वैश्विक चुनौती के रूप में मान्यता मिली है। भारत ने प्रस्ताव में बताया कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण जंगल की आग अब मौसमी समस्या न रहकर एक गंभीर संकट बन चुकी है। यूनेप की रिपोर्ट स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर के अनुसार 2030 तक जंगल की आग में 14%, तो वहीं 2050 तक 30% और 2100 तक 50% तक वृद्धि हो सकती है। अगला है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। तो वाशिंगटन डीसी और लंदन स्थित सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा नवंबर 2025 में जारी ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में विकास, वित्त, निवेश, प्रवासन, व्यापार, पर्यावरण, स्वास्थ्य सुरक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं सहित 8 घटकों पर देशों का मूल्यांकन किया। सूचकांक में सभी G20 देशों सहित 40 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया। इंडेक्स में 5 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। इनमें ज़्यादातर यूरोपियन देश हैं जो इस क्षेत्र की डेवलपमेंट फ्रेंडली पॉलिसी की मजबूत परंपरा को दिखाते हैं। वहीं यूएस 28वें और चाइना 34वें स्थान पर हैं। भारत इसमें 36वें स्थान पर है। भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन एनवायरनमेंट कंपोनेंट में आता है, जहां वह 8वें स्थान पर है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत दुनिया में सबसे कम प्रति व्यक्ति एमीटर में से एक है। व्यापार और विकास, वित्त दोनों में सबसे निचली रैंकिंग 38वीं है। यह भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ODA में सीमित योगदान के कारण विकास वित्त स्कोर कम रहता है। अन्य घटकों में भारत निवेशमेंट में 31वें स्थान पर, प्रवासन में 36वें स्थान पर और सुरक्षा में 31वें में भी खराब प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। देखा जाए तो भारत की आय समायोजित रैंक 29वीं है, जो उसके आय स्तर के हिसाब से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाती है। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026। तो 18 नवंबर 2025 को ब्राज़ील के बेलम में आयोजित COP30 में वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2026 जारी किया गया। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी CCPI 2026 में डेनमार्क को सबसे उच्च रैंक प्राप्त हुई और इसके साथ वे चौथे स्थान पर है। यूनाइटेड किंगडम और मोरक्को को क्रमशः 5वें और 6वें स्थान पर रखा गया। शीर्ष 3 स्थान रिक्त हैं। क्योंकि किसी भी देश ने सभी संकेतकों में समग्र रूप से बहुत उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं की है। तो इंडेक्स में शामिल शीर्ष 10 देशों में चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें पे यूनाइटेड किंगडम, 6वें पे मोरक्को, 7वें पे चिली, 8वें में लग्जमबर्ग, 9वें में लिथुआनिया और 10वें पे नीदरलैंड का स्थान है। G20 देशों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जबकि यह वैश्विक उत्सर्जन के 75% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। G20 देशों में केवल यूनाइटेड किंगडम को उच्च रेटिंग प्राप्त हुई है। यह सूचकांक 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु शमन प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, जो सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। इसमें कुल 4 श्रेणियां हैं, जिनमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का वेटेज 40% है, नवीकरणीय ऊर्जा का 20%, ऊर्जा उपयोग का 20% और जलवायु नीति का 20% वेटेज है। 2026 के सूचकांक में भारत 13 स्थान खिसक गया है। जहां वह CCPI 2025 में 10वें स्थान पर था, वहीं अब CCPI 2026 में वह 23वें स्थान पर आ गया है और उसकी भारत की रेटिंग उच्च प्रदर्शनकर्ता से मध्यम प्रदर्शनकर्ता की हो गई है। 10 G20 देशों में, जिनमें चीन, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सऊदी अरब शामिल है, इनको न्यूनतम प्रदर्शनकर्ता में वर्गीकृत किया गया है, जिसका मुख्य कारण जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भरता है। सबसे कम रैंकिंग सऊदी अरब 67वें स्थान पर है। इसके बाद ईरान का 66वां और संयुक्त राज्य अमेरिका का 65वां स्थान है। इस प्रकार देखें तो जलवायु प्रदर्शन में सबसे निचले स्थान पे 67th प्लेस पे सऊदी अरब है, 66th पे इस्लामी गणराज्य ईरान और 65वें स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। नेक्स्ट है अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा दिया।
तो 19 नवंबर 2025 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा दिया, जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के व्हाइट हाउस दौरे के दौरान घोषित हुआ। हालांकि यह पूर्ण रक्षा संधि नहीं है। अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की बिक्री की मंजूरी दी, जो क्षेत्रीय वायु शक्ति में एक बड़ा बदलाव है। सऊदी अरब ने अमेरिका में निवेश की 600 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का वादा किया। मेजर नॉन नाटो सहयोगी वह देश होता है जिसे अमेरिका सैन्य और आर्थिक सहयोग में प्राथमिकता देता है, लेकिन वह नाटो का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है RSF की प्रेस स्वतंत्रता के लिए खतरों की सूची 2025। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने नवंबर 2025 में अपनी प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर्स यानी प्रेस स्वतंत्रता के लिए खतरा माने जाने वाले लोगों संगठनों की एक सूची जारी की है। इसमें भारत की 2 संस्थाओं अडानी समूह और हिंदुत्ववादी वेबसाइट ऑप इंडिया को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक। सितंबर 2025 में वाइपो के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 जारी किया गया। ये पूछा जाता है कि GII सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये करता है वाइपो। इस रिपोर्ट के 18वें संस्करण में कुल 139 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, जिनमें स्विट्ज़रलैंड शीर्ष स्थान पर है, वहीं नाइजर सबसे निम्न स्थान पर है। स्विट्ज़रलैंड के बाद दूसरे पे स्वीडन है और तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। यूरोप 25 शीर्ष देशों में से 15 देशों के साथ अपना दबदबा बनाए हुए है, जबकि एशिया में चाइना, साउथ कोरिया और सिंगापुर का योगदान उल्लेखनीय है। स्विट्ज़रलैंड ने पिछले 1 दशक से अधिक समय तक लगातार वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान बनाए हुए है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में शामिल शीर्ष 10 देशों में पहले पे स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है और तीसरे पे US है। भारत वाइपो में GII 2025 में 38वें स्थान पर है। यह 2020 की 48वीं स्थिति से निरंतर वृद्धि को दर्शाता है। भारत निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष स्थान बनाए हुए है और मध्य तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। देखें तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में 139 देशों को रैंक प्रदान करने के लिए 80 से अधिक संकेतकों का उपयोग हुआ और 7 स्तंभों पर यह आधारित था, जो कि संस्थान, मानव पूंजी और अनुसंधान, अवसंरचना, बाजार परिष्कार, व्यापार परिष्कार, ज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पादन तथा रचनात्मक उत्पादन से संबंधित है। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं के लिए एक मानदंड के रूप में कार्य करती है, ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि देश अनुसंधान एवं विकास को आर्थिक उत्पादन में कितनी प्रभावी ढंग से बदलते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 5 निम्नतम रैंक वाले देश हैं, जिनमें 139 प्लेस पे नाइजर है, 138 पे अंगोला और 137 पे कॉन्गो है। नेक्स्ट, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26। तो जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के द्वारा सितंबर 2025 में जारी महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में दुनिया के 181 देशों में महिलाओं की स्थिति को समावेशन, न्याय और सुरक्षा जैसे 3 प्रमुख आयामों के आधार पर मापता है, जिसमें स्कोर 0 से 1 तक दिया जाता है। रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर महिलाओं की भलाई में प्रगति जो है वो रुक गई है और 676 मिलियन महिलाओं ने पिछले 1 साल में संघर्ष का सामना किया, जो कि 2010 की तुलना में 74% अधिक है। देखें तो सूचकांक में शामिल टॉप 10 देशों में पहले पे डेनमार्क है, दूसरे पे आइसलैंड और तीसरे पे नॉर्वे का स्थान है। वहीं सबसे खराब स्थिति में देखें तो 181वें स्थान पर अफ़गानिस्तान और 180वें स्थान पर यमन का स्थान आता है। भारत का स्कोर 0.607 के साथ वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 25-26 में 131वें स्थान पर है। नेक्स्ट, रेजोनेंस कंसल्टेंसी की 2026 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची। तो रेजोनेंस कंसल्टेंसी ने एप्सोस के साथ साझेदारी में 2026 के लिए 11वीं वार्षिक विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग 5 नवंबर 2025 को जारी की। इस सूची में दुनिया भर से
270 से अधिक महानगरों का मूल्यांकन किया और वहाँ उन्हें रहने बसने की सुविधा, पसंद और समृद्धि के आधार पर रैंक दी गई। ग्रह के भविष्य को आकार देने वाले शीर्ष 100 शहरों पर रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट में विश्व के शीर्ष 10 शहरों में पहले स्थान पर लंदन है, दूसरे पे न्यूयॉर्क और तीसरे पे पेरिस का स्थान है। भारत का बेंगलुरु इस साल 29वें स्थान पर शीर्ष भारतीय शहर है, जो कि अपने टेक्निकल जो इकोसिस्टम है और बढ़ते कॉरपोरेट आधार के कारण शीर्ष पर है। मुंबई 40वें स्थान पर है, दिल्ली 54वें और हैदराबाद 82वें स्थान पर है। अगला है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026। तो 9 अक्टूबर 2025 को ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी कर दी गई। इस 22वें संस्करण में 115 देशों एवं क्षेत्रों के कुल 2191 संस्थानों को शामिल किया गया, जिनमें सर्वाधिक 171 विश्वविद्यालयों के साथ अमेरिका पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पर भारत है 128 विश्वविद्यालय के साथ, तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः जापान और तुर्की है। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ष 2026 की रैंकिंग में शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को ही अलग अलग रैंकिंग प्रदान की गई। उसके पश्चात विभिन्न विश्वविद्यालयों को अलग अलग रैंक देने के स्थान पर 200 से 250, 251 से 300 आदि के समूह में रखा गया है। इस प्रकार देखें तो टॉप 10 शीर्ष यूनिवर्सिटीज़ की सूची में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके की पहले स्थान पर है, दूसरे पे MIT USA की दूसरे स्थान पे है, तीसरे पे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA की है। इस रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला स्थान IISc बेंगलुरु ने वैश्विक रैंकिंग 201 से 250 के समूह में अपना स्थान बनाया। वहीं भारतीय विश्वविद्यालयों में चेन्नई स्थित सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज में अपनी रैंकिंग 315 से 400 के बैंड में है और ये दूसरा शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय है। भारतीय विश्वविद्यालयों में आगे के स्थान पर जामिया मिलिया इस्लामिया व शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज हिमाचल प्रदेश है, जिनकी रैंक 401 से 500 के बैंड में है। पांचवा संयुक्त स्थान IIT इंदौर, BHU, KIIT यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ देहरादून का है, जिनकी रैंकिंग 501 से 600 के बैंड में है। यह रैंकिंग 5 विभिन्न क्षेत्रों के 18 निष्पादन सूचकांकों के आधार पर आकलित है। ये 5 क्षेत्र शिक्षण, शोध वातावरण, शोध गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण तथा उद्योग प्रभाव पे आधारित है। अगला है कि विश्व के शीर्ष 100 प्रबंधन संस्थानों की QS रैंकिंग 2026। तो लंदन स्थित जो क्वार्टरली साइमेंट्स है, इसने मैनेजमेंट संस्थानों की 2026 की रैंकिंग 17 सितंबर 2025 को जारी की, जिसमें विश्व के 359 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को रैंक प्रदान की गई है। इनमें भारत के 14 संस्थान शामिल किए गए हैं। इसमें रैंक जो दी गई है, पहले पे द वार्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA की पहले रैंक में है, दूसरे पे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका, तीसरे पे MIT अमेरिका है। 2026 के इस रैंकिंग में भारत के 3 संस्थान अपना स्थान बनाए हैं, जिनमें IIM बेंगलुरु 52वें स्थान पे, IIM अहमदाबाद 58वें स्थान पे और IIM कोलकाता 64वें स्थान पे अपनी रैंक को बनाए हुए है। अगला है आसियान देशों को 47वां शिखर सम्मेलन। तो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार व लाओस के संगठन आसियान का 47वां शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में 26 से 28 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ। 2007 से आसियान का शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार होता है। तो इसका पिछला 46वां शिखर सम्मेलन भी कुआलालंपुर में मई 2025 में संपन्न हुआ। इस 47वें सम्मेलन की अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने की। इस वार्षिक बैठकों में वार्ता सहभागियों के साथ साथ अलग ASEAN +1 शिखर बैठकें, ASEAN +3 जिनमें ASEAN के साथ चीन, जापान, साउथ कोरिया शिखर बैठक तथा पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन शामिल थे। भारत चूँकि ASEAN का सदस्य नहीं है, इसका वार्ता सहभागी है, जिससे 26 अक्टूबर को 22वीं ASEAN भारत शिखर बैठक और 27 अक्टूबर को
20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने हिस्सा लिया। अगला है कि इसकी थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। मलेशिया की अध्यक्षता में आसियान सदस्य देशों ने तिमोर लेस्ते का पूर्ण सदस्य के रूप में स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित 14 लाख की जनसंख्या वाला देश तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना। 1999 में कंबोडिया को शामिल किए जाने के पश्चात पहली बार आसियान में कोई नया देश जोड़ा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए आसियान अब दक्षिण पूर्व एशिया के 11 राष्ट्रों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को मूल 5 देशों जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड के द्वारा आसियान घोषणा पत्र यानी बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। तो मूल 5 सदस्य देशों के अलावा सदस्यता ग्रहण करने वाले देशों में 6वें स्थान पे 1984 में ब्रुनेई है, 7वें क्रम में 1995 में वियतनाम, 8वें-9वें क्रम में 1997 में ही लाओस और म्यांमार है, 10वें क्रम में 1999 में कंबोडिया और 11वें क्रम में 2025 में तिमोर लेस्ते। इसमें कंबोडिया थाईलैंड सीमा युद्ध इस शिखर सम्मेलन की चर्चा का सबसे ज्वलंत मुद्दा था। अन्य चर्चित मुद्दों में म्यांमार, मध्य पूर्वी क्षेत्र यूक्रेन, उत्तर कोरिया व दक्षिण चीन सागर के मुद्दे शिखर सम्मेलन की चर्चा के मुद्दों में शामिल थे। इसी परिप्रेक्ष्य में नया आसियान विजन 2035 भी स्वीकार किया गया है। आसियान के 47वें शिखर सम्मेलन के साथ ही इसके 7 वार्ता भागीदार देशों जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रूस और अमेरिका के साथ इसकी अलग अलग शिखर बैठकें हुई। सभी बैठकों की समाप्ति के पश्चात आसियान की अध्यक्षता अब फिलीपींस को सौंप दी गई है। फिलीपींस 1 जनवरी 2026 से यह अपना दायित्व ग्रहण करेगा। आसियान के अगले 2 शिखर सम्मेलन यानी 48वां और 49वां शिखर सम्मेलन अब फिलीपींस की मेज़बानी में पसाय सिटी में क्रमशः मई व अक्टूबर में होगा, जिसकी थीम नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर रहेगी। अगला है कि 47वें शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में 8वां आसियान पुरस्कार, इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट, कंबोडिया के यूनियन यूथ फेडरेशन ऑफ कंबोडिया को प्रदान किया गया और इस संगठन के उपाध्यक्ष ने आसियान पुरस्कार की ट्रॉफी और $20,000 की राशि ग्रहण की। इस पुरस्कार का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने क्षेत्र में समुदाय निर्माण प्रक्रिया में बढ़ावा देने में असाधारण व सार्थक प्रयास किए हों। आसियान के साथ भारत की 22वीं शिखर बैठक 26 अक्टूबर को कुआलालंपुर में संपन्न हुई। मोदी जी ने इसमें वर्चुअल पार्टिसिपेट किया और बैठक में सर्वप्रथम नए सदस्य तिमोर लेस्ते का स्वागत किया। इसी के साथ 26 अक्टूबर की शिखर बैठक में आसियान भारत के समग्र रणनीतिक सहयोग की प्रगति पर भी समीक्षा की गई। पीएम ने कहा कि भारत हर आपदा में अपने आसियान साथियों के साथ हमेशा खड़ा रहा है। मानवीय मदद हो या आपदा राहत, समुद्री सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था में हमारा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष उन्होंने घोषित किया। इसी के साथ कुआलालंपुर में ही 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आसियान के द्वारा ही आयोजित किया गया, जिसमें आसियान के सदस्य देशों के अतिरिक्त भारत, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया तथा अमेरिका शामिल हुए, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने किया। अगला है दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू। तो पलाऊ के राष्ट्रपति ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू अक्टूबर 2025 में दिया। राष्ट्रपति सुरंगेल वेब्स जूनियर ने समुद्री कार्यकर्ता तथा तैराक एस्टोनिया के मेरले लिवांड के साथ पैसिफिक ओशन के नीचे लाइव फाइट टॉक्सिंग मास्क तकनीक, जिसमें प्रकाश के माध्यम से ध्वनि प्रसारित करती है, इसका उपयोग करके इतिहास रच दिया, जिसमें उन्होंने महासागर संरक्षण, प्रवाल विरंजन और छोटे द्वीपी देशों के सामने आने वाले जलवायु खतरों पर प्रकाश डाला। पलाऊ जो है वो लगभग 300 द्वीपों का समूह है, जिसका कुल भूमि क्षेत्रफल 458 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी नगेरुल मुद विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाली राजधानी है। अगला है विश्व का पहला चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं का आभासी संग्रहालय। तो यूनेस्को ने बार्सिलोना, स्पेन में आयोजित मोंडिया कल्ट 2025 सम्मेलन में विश्व के पहले चोरी हुए सांस्कृतिक वस्तुओं के वर्चुअल म्यूजियम का शुभारंभ किया। यह वैश्विक डिजिटल संग्रहालय चोरी या अवैध रूप से तस्करी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं को प्रदर्शित, दस्तावेजित और ट्रैक करने के लिए बनाया गया है।
तुवालू जो है वो 90वें सदस्य के रूप में IUCN में शामिल हुआ। तो दुनिया के सबसे छोटा और जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित तुवालू जो है अब IUCN का सदस्य 14 अक्टूबर 2025 को बना, जिससे उसे जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर में वृद्धि और जैव विविधता के नुकसान से निपटने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त हुई। पैसिफिक ओशन में तुवालू 9 एटॉल और निम्न भूमि वाले द्वीपों से मिलकर बना है, जिसकी कुल भूमि लगभग 26 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका लगभग 900 वर्ग किलोमीटर महासागर में EEZ है, जो प्रवाल भित्तियों, मत्स्य पालन और प्रवासी समुद्री पक्षियों से समृद्ध है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा। तो अपनी भूटान यात्रा में 11 से 12 नवंबर को पिछले 11 वर्षों में उनकी भूटान की ये चौथी यात्रा थी। भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंघे वांगचुक के 70वें जन्मदिन के अवसर पर वे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। द्विपक्षीय वार्ता में 1020 मेगावाट की पोनासांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से इसमें उद्घाटन किया गया। अगला कि भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना तथा भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास में भारत के अमूल्य सहयोग की प्रशंसा भूटान नरेश ने की। नवीकरणीय ऊर्जा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ। ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए 4000 करोड़ की रियायती ऋण सुविधा भूटान को दी गई। वहीं भूटान में भारत के सहयोग से स्थापित 1020 मेगावाट की पोनासांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना से भारत को बिजली निर्यात की शुरुआत भी की गई। वाराणसी में भूटान मंदिर, बौद्ध मठ व अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि अनुदान की घोषणा भी इसमें की गई। वहीं रेल संपर्क परियोजना शुरू करने के लिए भी दोनों पक्षों ने स्वागत किया। इनके अतिरिक्त गेलेफू भूटान में निवेशकों व पर्यटकों की सुगम आवाजाही के लिए असम के हथिसार में एक आवर्ज जांच चौकी स्थापित की गई। गेलेफू शहर की परिकल्पना भूटान नरेश ने की है। भारत की सीमा पर वह यह शहर बना रहे हैं। इस शहर को भारत से जोड़ने के लिए समझौता जो है वो पहले ही किया जा चुका है। नेक्स्ट है G20 देशों का 20वां शिखर सम्मेलन 2025। तो ये सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 22 से 23 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ। पहला अवसर था जब इस समूह का शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका में हुआ। इससे पूर्व इसका पिछला 19वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में नवंबर 2024 में हुआ था। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की अध्यक्षता में यह 20वां शिखर सम्मेलन था। थीम थी एकजुटता, समानता व स्थिरता, यानी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसके आगामी अध्यक्ष अमेरिका होने के नाते वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका और पिछले अध्यक्ष ब्राज़ील के साथ अमेरिका इस वर्ष G20 में ट्राइका की भूमिका में था, किंतु गोरों के विरोध की दक्षिण अफ्रीका की नीतियों के नाम पर उसने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। चीन के राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। आगे इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा विशेष आमंत्रित देशों में स्पेन, मलेशिया, कतर, स्विट्ज़रलैंड, वियतनाम, मिस्र, नाइजीरिया, सिंगापुर, UAE, अल्जीरिया व इथियोपिया का भी प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में रहा है। जोहान्सबर्ग में अमेरिका बहिष्कार के बाद भी G20 के इस शिखर सम्मेलन में घोषणा पत्र को परंपरा से हटकर शुरुआत में ही स्वीकार कर लिया गया। बढ़ती भू राजनीतिक और भू आर्थिक प्रतिस्पर्धा के परिप्रेक्ष्य में समावेशी विकास की ज़रूरत पर जोर घोषणा पत्र में दिया गया। साथ ही माना गया कि एकजुटता, समानता और स्थिरता की इसके आधार स्तंभ हैं। इस घोषणा में 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें शिखर सम्मेलन के दौरान पारित घोषणा पत्र के मुद्दे प्रमुखता से इसमें भी शामिल रहे। भारतीय रुख को पुष्ट करते हुए इसे प्रमुखता से घोषणा पत्र में रेखांकित किया गया कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तकनीकी मोर्चे पर बड़े बदलाव की क्षमता है। इसमें AI सहित डिजिटल और उभरती टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ाने और उसे सुरक्षित तथा समान रूप से सबके लिए सुलभ बनाने पर विशेष जोर दिया गया। मोदी जी ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्रों को संबोधित किया। समावेशी और सतत आर्थिक विकास जिसमें कोई पीछे न छूटे विषय पर उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए 6 विचार उन्होंने G20 के समक्ष प्रस्तुत किए। ये 6 विचार क्या हैं? इनमें है भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए पारंपरिक ज्ञान भंडार का निर्माण करना, अफ्रीका में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए 10 लाख
प्रमाणित प्रशिक्षकों का समूह तैयार करना, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया बल का निर्माण करना तथा G20 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का उपग्रह डेटा विकासशील देशों को उपलब्ध कराना इनमें शामिल है। भारत की ओर से शुरू किए गए आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह को पीएम ने G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित किया। इस सत्र का विषय था सभी के लिए निष्पक्ष और न्याय संगत भविष्य, महत्वपूर्ण खनिज उत्कृष्ट कार्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस प्रकार G20 के शिखर सम्मेलन में एक बड़ी परंपरा यह भी टूटी कि सम्मेलन के समापन पर अध्यक्षता का प्रतीक केवल आगामी अध्यक्ष को निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा सौंपा जाता था, जो कि आगामी G20 अध्यक्ष देश अमेरिका के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के चलते निवर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने खाली कुर्सी को ही ग्रेवल सौंपने की औपचारिकता पूरी की। तो G20 का आगामी 21वां सम्मेलन मियामी में डोराल अमेरिका में 15-16 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है। 23 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी से इतर मेजबान साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी मेटल्स, विशेष रूप से ट्रेड, कल्चर, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, AI, रेयर अर्थ मेटल्स आदि में सहयोग में विविधता लाने पर चर्चा में बैठक हुई। सम्मेलन से अलग कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक त्रिपक्षीय साझेदारी यानी ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप ACITI की नींव भी भारत ने रखी। ये इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी एल्बनीज व कनाडा के PM मार्क कार्नी के साथ अलग से एक बैठक PM ने की। नेक्स्ट है इब्सा का 6वां शिखर सम्मेलन। तो भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के संवाद मंच का 6ठा शिखर सम्मेलन 23 नवंबर 2025 को साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 से अलग आयोजित किया गया। एक दशक से भी अधिक समय के अंतराल के पश्चात 3 महाद्वीपों अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका की 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की यह बैठक थी। 2003 में गठित इस त्रिकोणीय संवाद मंच की पिछली 5वीं शिखर बैठक अक्टूबर 2011 में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में ही प्रिटोरियो में हुई थी। इस बीच मई 2013 में भारत की मेजबानी में 6ठी शिखर बैठक प्रस्तावित थी, जो स्थगित कर दी गई थी। इस प्रकार मोदी जी ने 4 प्रमुख बातों का उल्लेख किया। एक तो उन्होंने कहा कि इब्सा को दुनिया को यह संदेश देना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार अब वैकल्पिक नहीं बल्कि जरूरी हो गया है। दूसरा, आतंकवाद के मुद्दे पर कोई दोहरा मापदंड नहीं चल सकता तथा तीनों देशों को इस लड़ाई में पूरा समन्वय रखना होगा। तकनीक प्रयोग इंसानों के विकास के लिए ही किया जाए। इसके लिए एक नया IB-IBSA डिजिटल इनोवेशन अलायंस बनाने का भी सुझाव मोदी जी ने दिया। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के लिए IBSA फंड फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर शुरू करने का सुझाव भी उन्होंने दिया। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंगोला और बोत्सवाना यात्रा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की 8 से 13 नवंबर 2025 के बीच अंगोला और बोत्सवाना की राजकीय यात्रा पर रही। भारत व अंगोला के राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर 11 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में वह आमंत्रित थीं। लुआंडा में राष्ट्रपति जोआजो मैनुअल गोंजाल्विस लोरेंको और राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी के बीच 9 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में आमने सामने की मुलाकात के अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी दोनों के मध्य हुई। अंगोला भारत की ऊर्जा सुरक्षा में इम्पॉर्टेंट है। ज्ञातव्य कि भारत अंगोला के तेल एवं गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। वहीं भारत की हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लेने में रुचि अंगोला की ओर से व्यक्त की गई। IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस व ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने के निर्णय की मेजबान राष्ट्रपति ने घोषणा की है। 11 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू और बोत्सवाना की राजधानी गैबरोन पहुंची। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली बोत्सवाना यात्रा थी। राष्ट्रपति जी का स्वागत करते हुए मेजबान राष्ट्रपति बोको ने इस बात का उल्लेख किया कि लोकतंत्र का जनक भारत बोत्सवाना की भी विकास यात्रा में प्रेरणा और समर्थन का एक अटूट स्रोत रहा है। भारत के प्रोजेक्ट चीता के विस्तार के लिए 8 चीते प्रदान करने के लिए सहमति बोत्सवाना प्रदान की। इससे पूर्व नामीबिया व साउथ अफ्रीका से चीते भारत में लाए गए हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन पर 30वां COP30 सम्मेलन। UNFCCC में शामिल लगभग 200 देशों का 30वां वार्षिक सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज
10 से 22 नवंबर 2025 को ब्राज़ील के बेलम में आयोजित हुई। यहाँ जलवायु वैज्ञानिकों, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों, पत्रकारों, हितधारकों ने इस संयुक्त राष्ट्र 30वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया। ब्राज़ील के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ राजनयिक आंद्रे कोरिया डो लागो की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा नए जलवायु वित्त लक्ष्य पर सहमति बनाने का था। मामले में COP29 में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के संकल्पों पर अब तक हुई प्रगति का आकलन तथा वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के समाधानों पर चर्चा भी इस सम्मेलन के मुद्दों में शामिल था। अपनी पूर्व घोषित नीति के तहत ही अमेरिका ने इस बार जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। वर्ष 2005 से मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2005 से भारत के कार्बन उत्सर्जन में 36% से अधिक की कमी आई है और गैर जीवाश्म स्रोतों का योगदान अब हमारी कुल स्थापित विद्युत क्षमता, जो कि वर्तमान में लगभग 256 गीगावाट है, इसके आधे से अधिक हो गई है, जो एक NDC जिसे हमने वर्ष 2030 के लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है। इस अवसर पर भारत वर्ष 2035 तक अपने संशोधित NDC को घोषित करेगा और पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। COP30 में एक नया जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को स्वीकार किया गया है, जो जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के दौरान श्रमिकों और समुदायों के लिए न्यायसंगत संक्रमण सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। वहीं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लक्ष्य को निगरानी के लिए ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर और मिशन टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लॉन्च किया गया, ताकि यह ट्रैक किया जा सके कि देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों NDC को कैसे लागू कर रहे हैं और क्या वे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लक्ष्य के अनुरूप हैं। COP30 में 2050 तक सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए एक अनिवार्य वैश्विक रोडमैप पर सहमति बनी। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाने हेतु बेलम हेल्थ एक्शन प्लान एक प्रमुख पहल है। इसके तहत स्वास्थ्य क्षेत्र की जलवायु अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया। वैश्विक अनुकूलन GGA ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेड GGA के तहत प्रगति को मापने के लिए 59 स्वैच्छिक संकेतकों पर सहमति COP30 में व्यक्त की गई, जिसमें एक बाकू अनुभव रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया। इन सबके साथ साथ उष्ण कटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए एक नया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी लॉन्च की गई, जो उपग्रह आधारित प्रदर्शन भुगतान मॉडल पर आधारित है। इसका प्रारंभिक वित्त पोषण ब्राज़ील ने किया। जलवायु वित्त के लिए 2035 तक विकासशील देशों के लिए जलवायु अनुकूलन वित्त पोषण को 3 गुना करने का आह्वान किया गया। हालांकि स्पष्ट नहीं किया गया कि इसका भुगतान कौन करेगा। अगले वर्ष COP31 की अध्यक्षता तुर्की के पास होगी। नेक्स्ट, नॉर्वे में दुनिया की सबसे लंबी गहरी सुरंग निर्माणाधीन। नॉर्वे में दुनिया की सबसे लंबी व सबसे गहरी अंडर सी पानी के नीचे सुरंग बन रही है, जिसका नाम रोगफास्ट है और यह सुरंग 27 किलोमीटर लंबी होगी। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका ने आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टाइम पत्रिका ने 11 दिसंबर 2025 को आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। पत्रिका ने 2025 को वह वर्ष बताया जब AI की क्षमता तेज़ी से सामने आई और अब इससे पीछे मुड़ना असंभव है। टाइम ने 2025 को वह वर्ष बताया जब AI को पूरी क्षमता तेज़ी से सामने आई है और इसने उद्योगों, राजनीति, अर्थव्यवस्था और अरबों लोगों के दैनिक जीवन को बदल दिया। टाइम मैगजीन के अनुसार इन नवोन्मेषकों ने सोचने वाली मशीनों का युग शुरू किया है। इस वर्ष AI के चयन को लेकर जितनी चर्चा है, उतनी ही चर्चा टाइम के कवर पेज पर छपी इमेज को लेकर है, जिसमें 1932 की प्रतिष्ठित तस्वीर लंच एटॉप अ स्काई स्क्रैपर से प्रेरित पेंटिंग को लेकर है। इस पेंटिंग में न्यूयॉर्क के रॉकफेलर सेंटर के निर्माण के दौरान कुछ मजदूर बिना किसी सेफ्टी गियर के एक ऊंची बीम पर बैठकर लंच करते दिखाई दे रहे हैं। विवाद इसलिए भी हो रहा है कि इसके नए वर्जन में मजदूरों की जगह AI के आर्किटेक्ट्स और टेक लीडर्स को उसी पेज में दिखाया गया है। मानव पक्ष की जगह एल्गोरिदम और टेक एलीट को निर्माता के रूप में पेश किया गया है। नेक्स्ट है, लीवर की बीमारी के दवा परीक्षणों में तेज़ी लाने के लिए पहले AI टूल को मंजूरी। तो अमेरिकी खाद्य
और औषधि प्रशासन यानी FDA ने एम NASH नामक पहले AI संचालित टूल को मंजूरी दी, जो दवा परीक्षणों के दौरान गंभीर फैटी लीवर बीमारी के रूप में मैश का अधिक तेज, सटीक और मानकीकृत आकलन करने में मदद करेगा। ये क्लाउड आधारित सिस्टम लीवर बायोप्सी की छवियों का विश्लेषण करके फैटी जमाव, सूजन और स्कोरिंग जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों का मूल्यांकन करता है, जिनकी मदद से बीमारी की पहचान और प्रगति पर नज़र रखी जा सकती है। एम नैश बड़े डेटासेट पर प्रशिक्षित AI एल्गोरिदम का उपयोग करके एक समान और स्वचालित स्कोर तैयार करता है, जिन्हें डॉक्टर अंतिम रूप से जांचते हैं। नेक्स्ट, टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन कार्यक्रम जारी करने वाला बांग्लादेश 8वां देश। तो बांग्लादेश विश्व का ऐसा 8वां देश बन गया जिसने टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन को अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया। यह टीका एक सिंगल डोज इंजेक्शन होता है जो शरीर को साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। विश्व भर में प्रतिवर्ष लगभग 90 से 120 लाख मामले और 1 लाख से अधिक मौतें इसके कारण होती हैं। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक इम्पॉर्टेंट है। फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया। अग्रणी कोरल लार्वा संरक्षण सुविधा कोरल ट्रायंगल में आनुवंशिक विविधता की रक्षा के लिए 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल नाइट्रोजन क्रायो प्रिजर्वेशन का उपयोग करता है, जिससे जलवायु जनित विरंजन और 14% वैश्विक कोरल क्षति का मुकाबला किया जा सके। इसका उद्देश्य प्रवालों की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना और रीफ पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना है। प्रवाल लार्वा को ग्लिसरॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल या DMSO जैसे क्रायोपोटेक्टेंस से उपचारित किया जाता है। कोरल क्रायोबैंक कोरल त्रिभुज क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे समुद्रों का अमेजन कहा जाता है, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड और तिमोर लेस्ते में फैला है। कोरल लार्वा क्रायोबैंक परियोजना एक बहुराष्ट्रीय पहल का हिस्सा है, जिसमें ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के संस्थान शामिल हैं। नेक्स्ट, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026। तो QS की ये रैंकिंग में स्वीडन का लुंड विश्वविद्यालय विश्व का सबसे सतत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। इस वर्ष की रैंकिंग में 106 देशों के लगभग 2000 विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन हुआ। तो QS 77 रैंकिंग में लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन का पहले पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा का दूसरे पे और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UK तीसरे स्थान पर है। सूची में UK और कनाडा के संस्थानों का वर्चस्व दिखता है। लुंड विश्वविद्यालय ने 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं। भारत इस मामले में 103 भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग प्राप्त किए हैं। 26 नए भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची में स्थान मिला है, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कुल प्रतिनिधित्व के मामले में भारत चौथे स्थान पर है, अमेरिका पहले पे, चीन दूसरे पे और UK तीसरे स्थान पर है। QS 77 रैंकिंग जो है उसका मूल्यांकन 3 क्षेत्रों के आधार पर होता है: पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और सुशासन एवं नैतिकता। नेक्स्ट, ये हम लोग राष्ट्रीय में कवर कर चुके हैं। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम लोग ये कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा। तो 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वे 29 से 30 अगस्त 2025 को जापान यात्रा पर रहे और ये वार्ता टोक्यो में शिखर वार्ता हुई। इसमें संयुक्त बयान में इशिबा ने कहा कि भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को विस्तार देंगे और हम अगले 10 साल में भारत में 10 खरब येन यानी 5.99 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा, जिसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता माना जाता है। आर्थिक सुरक्षा पहल के तहत दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा एवं दूर संचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री इशिबा ने इस अवसर पर 10 साल का नया आर्थिक रोडमैप पेश किया और 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किया। इनमें महत्वपूर्ण समझौतों में दोनों देश 5 वर्षों में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसमें 50,000 कुशल और अर्धकुशल भारतीय पेशेवरों को जापान भेजा जाएगा, जो जापान देशों के बीच संबंधों को एक नया आयाम देगा और इतने ही जापानी भारत आएंगे। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0। इस समझौते में रक्षा, सुरक्षा सहयोग, AI
IoT, सेमीकंडक्टर और डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 शामिल है। भारत जापान ने नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी साझेदारी के तहत हाई स्पीड रेल, बंदरगाहों, विमानन और जहाज निर्माण में भी तेज़ी से प्रगति की बात की। इसरो और जाक्सा के बीच संयुक्त चंद्रयान-5 के लिए समझौता हुआ। जाक्सा अपने H324L प्रक्षेपण यान से इस मिशन को लॉन्च करेगा। इसमें इसरो का मून चंद्र लैंडर होगा जो जापान निर्मित रोवर को ले जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ाने पर समझौता हुआ। हाइड्रोजन अमोनिया से जुड़े प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा देने पर बात हुई है। नेक्स्ट है चीन के तियानजिन में 25वां SCO शिखर सम्मेलन। 31 अगस्त से 2 सितंबर 2025 को SCO का 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में 10 सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्षों के अलावा 17 भागीदार देश थे। SCO की थीम थी प्रमोटिंग द संघाई स्पिरिट, SCO इन एक्शन। SCO के 10 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो रशिया, चाइना, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान है। लाओस को साझेदार देश के रूप में स्वीकार किया गया इस सम्मेलन में, जिससे अब SCO की कुल सदस्य संख्या 27 हो गई है, जिनमें 10 सदस्य देश और 17 साझेदार देश हैं। विश्व की लगभग 23% GDP और 42% जनसंख्या का यह प्रतिनिधित्व करता है। मोदी जी ने SCO शिखर सम्मेलन में 2025 में भाग लेकर भारत की दृष्टि को सुरक्षा, संपर्क और अवसर के 3 स्तंभों पर केंद्रित बताया। उन्होंने आतंकवाद और इसके वित्त पोषण पर शून्य सहभागिता की नीति दोहराते हुए सामूहिक कार्रवाई की अपील की और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की आलोचना की। मोदी जी ने क्षेत्रीय संपर्क को विश्वास निर्माण का साधन मानते हुए चाबहार पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और डिजिटल भौतिक कनेक्टिविटी को साझा विकास का आधार बताया। लोगों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए SCO के तहत सभ्यतागत संवाद मंच बनाने का प्रस्ताव रखा, जो साझा धरोहर, सांस्कृतिक समझ और युवा आदान प्रदान को प्रोत्साहित करेगा। SCO सुधार पर भारत ने संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर सुरक्षा से निपटने के नए केंद्रों के समर्थन की घोषणा की और UN में सुधार की मांग की ताकि बदलते भू राजनीतिक हालात का प्रतिनिधित्व हो सके। सम्मेलन के समापन पर जारी तियानजिन घोषणा पत्र में पहलगाम हमले सहित आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई तथा आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही को समाप्त करने तथा आतंकवादियों और प्रयोजकों को न्यायिक अभिरक्षा में लाने का आह्वान किया गया। SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे के माध्यम से आतंकवाद पर सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया गया। संस्थागत सुधार और विस्तार के अंतर्गत घोषणा पत्र में पर्यवेक्षक देशों और भागीदार देशों को एक ही श्रेणी SCO भागीदार में मिला दिया गया। सम्मेलन में चोलपोन अता, जो कि किर्गिज गणराज्य को SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, के रूप में नामित किया गया। सम्मेलन में भारत के वैश्विक विजन एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को मान्यता दी गई। शिखर सम्मेलन में वैश्विक व्यापार को स्थिर करने, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार करने तथा SCO विकास बैंक की स्थापना पर जोर दिया गया। SCO का 26वां शिखर सम्मेलन अब किर्गिस्तान में 2026 में प्रस्तावित है। बिश्केक में होने वाले इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय होगा SCO के 25 वर्ष, एक स्थिर विश्व, विकास और समृद्धि के लिए एक साथ। अगला है कि चीन ने 100 छोटे और सुंदर जनजीवन परियोजना का वादा किया है, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में 2026 से छात्रवृत्तियों की संख्या दुगनी की जाएगी और SCO इनोवेटिव PhD प्रोग्राम शुरू होगा। साथ ही अगले 5 वर्षों में 10 लुबान कार्यशालाएं स्थापित की जाएंगी और 10,000 तकनीकी प्रशिक्षण अवसर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि तकनीकी सहयोग के तहत तियानजिन घोषणा में सदस्य देशों ने जिम्मेदार AI विकास पर सहमति जताई, जिसमें सुरक्षा, पारदर्शिता, समावेशिता और निष्पक्षता पर जोर दिया गया है। सम्मेलन में चीन ने श्याओ नामक ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया, जबकि राष्ट्रपति जिनपिंग ने AI, ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को SCO के भविष्य का आधार बताया। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट यानी IMD की अगस्त 2025 में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 के अनुसार विकसित अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती चुनौतियों से जूझ रही हैं, जबकि कई उभरते बाजार
रणनीतिक सुधारों को अपनाकर आगे बढ़ने में सफल हो रहे हैं। दुनिया के 69 देशों पर आधारित IMD की इस रैंकिंग में यूरोपीय देश स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर है, वहीं वेनेजुला 69वें स्थान पर है। भारत 41वें स्थान पर है, जहां 2024 में उसकी रैंक 39 थी। ये एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट है जो सरकारों और निजी क्षेत्र के लिए एक संदर्भ बिंदु का काम करती है। रिपोर्ट कहती है कि किसी अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन न केवल सकल घरेलू उत्पाद से किया जाता है, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों के जटिल मैट्रिक्स को भी देखा जाता है। सूचकांक के सभी मानदंडों को 4 कारकों आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और बुनियादी ढांचे में विभाजित किया गया है। 4 मानकों पर भारत की रैंक अगर देखें तो समग्र रैंकिंग में 41वें स्थान पर है। यदि आर्थिक प्रदर्शन की बात करें तो भारत 27वें स्थान पर है, सरकारी दक्षता में 45वें, व्यावसायिक दक्षता में 25वें और बुनियादी ढांचे में 51वें स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में टॉप 10 में पहले पे स्विट्ज़रलैंड, दूसरे में सिंगापुर और तीसरे पे हांगकांग का स्थान है। वहीं निम्नतम स्थान में 69वें पे वेनेजुला है। देखा जाए तो IMD की स्थापना 1990 में 2 स्विस बिजनेस स्कूलों इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IMI और इंस्टीट्यूट पोरल एट्यूड डेस मेथोड्स डे डायरेक्शन डेल एंटरप्राइज लुसाने के विलय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। तो ये भी IMD द्वारा अगस्त 2025 में जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में स्विट्ज़रलैंड के शहर ज्यूरिख को शीर्ष स्थान मिला है। सूचकांक में भारतीय शहर शीर्ष 20 में स्थान नहीं बना सके हैं। स्विट्ज़रलैंड के 3 शहरों को शीर्ष 10 में स्थान मिला है। इंडेक्स में मध्य पूर्व में सर्वाधिक सुधार करते हुए दुबई 12वें स्थान से चौथे पे आ गया, वहीं आबू धाबी 10वें से 5वें स्थान पर आ गया है। इस रैंकिंग में शहरों का मूल्यांकन 5 मानकों स्वास्थ्य और सुरक्षा, गतिशीलता, गतिविधियां, अवसर और शासन के आधार पर किया जाता है। IMD की जो टॉप रैंकिंग में 10 स्मार्ट शहरों में पहले पे ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड का है, दूसरे पे ओस्लो नॉर्वे का, तीसरे पे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का स्थान है। भारतीय शहर वैश्विक स्मार्ट सिटी आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन वे टॉप 20 से बाहर हैं। अगर हम देखें तो स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 में दिल्ली 104, मुंबई 106, हैदराबाद 109 और बेंगलुरु 110वें स्थान पर है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणालियों वाले देश, तो अगस्त 2025 में जारी US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क में दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। यह मुफ्त शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक और तनाव मुक्त सीखने का माहौल प्रदान करता है और भारत इस सूची में 54वें स्थान पर है। देखें तो डेनमार्क जो है वो पहले पे है, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे UK का स्थान है। भारत 54वें स्थान पे है। नेक्स्ट ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025। बाजार अनुसंधान फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च ने अगस्त 2025 में ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 जारी की, जो कि एक वैश्विक बेंचमार्क रिपोर्ट है जिसमें AI में शहरों की क्षमता, निवेश और नवाचार के आधार पर उनका मूल्यांकन होता है। दुनिया के सबसे बड़े 100 महानगरीय क्षेत्रों में AI के उपयोग को अपनाने के लिए किए गए एक अध्ययन है यह। इस इंडेक्स में सिंगापुर ने AI शहर के रूप में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। उसके बाद सियोल, फिर बीजिंग, फिर दुबई और फिर सैन फ्रांसिस्को शीर्ष 5 में शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया कि बेंगलोर, रियाद, हुआंगझो और साओ पाउलो दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते AI शहरों में से एक हैं। सुपर कंप्यूटिंग में महत्वपूर्ण निवेश के साथ आने वाले वर्षों में उत्तरी अमेरिका और चीन के बीच का अंतराल अब देखने में कम हो जाएगा। रिपोर्ट में भारत, बेंगलोर ने ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स में 26वां स्थान प्राप्त किया और यह भारतीय शहरों में टॉप पर है। मुंबई 27वें पे, दिल्ली 28वें पे, चेन्नई 29 और कोलकाता 30 स्थान पर है। देखें तो टॉप 5 में AI शहरों में सिंगापुर, सियोल, बीजिंग ये टॉप 3 में है। फिर 4th पे दुबई और 5th पे सैन फ्रांसिस्को है। नेक्स्ट QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026। तो क्वेकरली साइमंड्स द्वारा 150 शहरों का मूल्यांकन किया गया और उसके आधार पर QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026 दी गई। इसमें दिल्ली जो है वो दुनिया के सबसे किफ़ायती छात्र शहरों की सूची में पहले स्थान पर है। टॉप 15 किफ़ायती शहरों की सूची में भारत से दिल्ली के बाद मुंबई का नाम है, इसके बाद बेंगलुरु का स्थान है।
भारत में छात्रों के लिए मुंबई सबसे अच्छा शहर है, उसके बाद दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई है। सूचकांक में सियोल, टोक्यो और लंदन ये टॉप 3 हैं। सियोल, टोक्यो, लंदन ये टॉप 3 हैं। इसके बाद इनमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा, छात्र विविधता, किफ़ायती जीवन, नियोक्ता की सक्रियता और शहर की आकर्षकता शामिल होते हैं, यही इसके संकेतक हैं। दिल्ली ने अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं अगर हम वैश्विक स्तर पर इसकी बात करें तो ये 104 स्थान पर है। मुंबई 98 स्थान पर है, बेंगलोर 108 और चेन्नई 128वें स्थान पर है। क्यूएस के अफोर्डेबिलिटी स्कोर में दिल्ली ने दुनिया में पहला स्थान प्राप्त किया। बेंगलोर और चेन्नई क्रमशः शीर्ष स्थान बनाए हुए हैं। नेक्स्ट, नेपाल रुबेला मुक्त घोषित होने वाला 6वां देश। तो नेपाल में रुबेला एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त हो गया। अगस्त 2025 में डब्ल्यूएचओ ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की है। इस मान्यता के बाद नेपाल अब डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भूटान, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक कोरिया, मालदीव, श्रीलंका और तिमोर लेस्ते के बाद रुबेला को सफलतापूर्वक समाप्त करने वाला 6वां देश बन गया है। रुबेला, जो कि जर्मन मीजल्स के नाम से जाना जाता है, यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो कि आमतौर पर हल्का बुखार और शरीर पर लाल चकत्ते पैदा करता है। यह विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है क्योंकि इसमें गर्भपात, मृत शिशु का जन्म या कई प्रकार के दुर्बल करने वाले जन्म दोष देते हैं। नेपाल ने 2012 में 9 महीने से 15 वर्ष तक के बच्चों को लक्षित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया था। 2016 में इस टीकाकरण कार्यक्रम में दूसरी खुराक शामिल की गई है। नेपाल ने 2012, 2016, 2020 और 2024 में 4 राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान चलाए और 95% तक टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर रुबेला मुक्त घोषित हुआ है। नेक्स्ट, न्यूएम्बो सेफ्टी इंडेक्स 2025। देखा जाए तो सुरक्षा किसी भी शहर के रहने योग्य होने की क्षमता तय करने वाले सबसे अहम कारकों में से एक है। तो क्राउड सोर्स्ड डेटाबेस न्यूएम्बो के द्वारा अगस्त 2025 में जारी मिड 2025 न्यूएम्बो सेफ्टी इंडेक्स 2025 में भारत जो है वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है। दुनिया के कुल 148 स्थानों में अगर हम देखें तो इसका मूल्यांकन का आधार जो है अपराध दर, कानून प्रवर्तन की दक्षता और सुरक्षा को लेकर जनता की धारणा है। सूचकांक में भारत के शीर्ष टॉप 10 शहरों में मैंगलोर पहले स्थान पे है। अगर वैश्विक रैंक देखें तो 49 पे है। दूसरे पे वडोदरा है, वैश्विक रैंक 85। तीसरे पे अहमदाबाद, वैश्विक रैंक 93 और चौथे पे सूरत, वैश्विक रैंक 106 है। दिल्ली को सूचकांक में भारत का सबसे असुरक्षित शहर घोषित किया और 41 स्कोर के साथ इसकी वैश्विक रैंकिंग 316वीं है। टोटल शहरों में 391, मतलब कुल शहर जो 391 है उनमें इसकी रैंक 316वीं है। वैश्विक स्तर पर आबू धाबी लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ। तो टॉप 10 सुरक्षित शहरों में आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, फिर दोहा का स्थान है, फिर तीसरे पे दुबई का स्थान है, चौथे पे शारजहाँ और पांचवें पे ताइपे का स्थान है। विश्व के शीर्ष 5 सबसे सुरक्षित देशों में यूएई, अंडोरा, कतर, ताइवान और मकाओ का स्थान है। और सबसे असुरक्षित विश्व के 5 देशों में हैती 148वें स्थान पे और 147वें पे है पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट, वैश्विक एआई नवाचार सूचकांक 26 जुलाई को लिंकी द्वारा ग्लोबल एआई इनोवेशन इंडेक्स 2025 जारी किया गया। इसमें 5 कारक हैं। क्या हैं? प्रति व्यक्ति एआई पेटेंट, एआई मॉडलों की संख्या, एआई में कुल निवेश, दैनिक कार्यों में एआई का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की हिस्सेदारी और प्रति 10 लाख लोगों पर एआई नौकरियों के अवसर। तो यूएसए जो है पहले स्थान पे है, दूसरे पे स्विट्ज़रलैंड, तीसरे पे दक्षिण कोरिया, चाइना चौथे पे, पाँचवें पे सिंगापुर और छठवें पे कनाडा है। भारत इस सूचकांक में 7वीं रैंक पे है और इसका स्कोर 24 है। भारत में 29 प्रतिष्ठित एआई मॉडल है और एआई में निवेश $7.25 अरब का है। कार्यबल में एआई अपनाने की प्रवृत्ति इस रैंक में सर्वाधिक भारत की है। यहाँ 92% कर्मचारी अपने दैनिक कार्यों में एआई का उपयोग करते हैं।
एआई से संबंधित नौकरियों के अवसर में भारत में प्रति 10 लाख निवासियों पर केवल 8 अवसर हैं, लेकिन यह दक्षिण कोरिया से बेहतर है जहां 4 अवसर हैं। बाकी इसमें बाकी देशों का दिया हुआ है जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, भारत के संदर्भ में देख लिया गया है। अगला, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक। तो कॉप की 15वीं बैठक 23 से 31 जुलाई 2025 के बीच जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान में हुई। 15वें कॉप में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। इसका विषय था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। कॉप ने आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने पर भारत के प्रस्ताव को अपनाया। इसमें कुल 13 प्रस्तावों को अपनाया गया। दोनों पक्षों ने प्रवासी पक्षियों के लिए फ्लाईवे संरक्षण को मजबूत करने, वैश्विक जलपक्षी अनुमान साझेदारी की स्थापना करने और नदी डॉल्फिन जैसी प्रजातियों की रक्षा करने पर भी सहमति व्यक्त की है। उल्लेखनीय रूप से आर्द्रभूमि पुनरुद्धार पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें क्षतिग्रस्त मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए राष्ट्रीय नीतियों के विकास का आग्रह किया गया। IUCN रेड लिस्ट डेटा और IUCN विशेषज्ञ समूहों से प्राप्त इनपुट के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि को नामित करने के मानदंडों को परिष्कृत करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया गया। प्रस्तावों में टिकाऊ आर्द्रभूमि प्रबंधन में स्वदेशी ज्ञान और स्थानीय समुदायों की भूमिका को भी मान्यता दी गई है। आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन का 14वां कॉप 5 से 13 नवंबर 2022 के तक चीन के वुहान में आयोजित किया गया। कॉप 16 की मेजबानी 2028 में पनामा के द्वारा आयोजित की जाएगी। रामसर कन्वेंशन की कॉप का आयोजन रामसर सचिवालय द्वारा किया जाता है। यह सचिवालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN के मुख्यालय में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों यानी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील व नामीबिया की यात्रा। तो PM मोदी 2 से 9 जुलाई 2025 के बीच 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया की यात्रा पर रहे। ब्राज़ील की यात्रा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए जहाँ थी, वहीं शेष 4 देशों की उनकी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए की गई। यह यात्रा ग्लोबल साउथ में भारत की मित्रता को मजबूत करने तथा ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ और इकोवास व कैरिकॉम जैसे बहुपक्षीय मंचों के साथ जुड़ाव को प्रगाढ़ करने के लिए की गई थी। घाना यात्रा के पहले चरण में मोदी जी 2 जुलाई को पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना पहुँचे। राष्ट्रपति जॉन द्रमानी महामा ने घाना की राजधानी अक्रा में उनका स्वागत किया और संबंधों को व्यापक साझेदारी तक बढ़ाने पर दोनों ने ही एक सहमति व्यक्त की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $3 अरब तथा भारतीय कंपनियों के घाना में लगभग $2 अरब के निवेश को अगले 5 वर्षों में दुगना करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। क्रिटिकल मिनरल्स का घाना के पास बहुत बड़ा भंडार है और इस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत की रुचि वार्ता में व्यक्त की गई। भारत समर्थित क्षमता निर्माण परियोजनाओं के माध्यम से विकास सहयोग साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की गई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद सांस्कृतिक, मानक, आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्रों में 4 समझौते हुए। राष्ट्रपति महामा ने घाना के राष्ट्रीय सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से 3 जुलाई को ही इन्हें सम्मानित किया गया। घाना की संसद के विशेष सत्र को भी मोदी जी ने संबोधित किया। अगला है त्रिनिदाद एवं टोबैगो। 3 जुलाई को वे पोर्ट ऑफ स्पेन पहुँचे, जहाँ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनकी अगवानी स्वयं प्रधानमंत्री श्रीमती कमला प्रसाद बिसेसर ने की। 4 जुलाई को पोर्ट ऑफ स्पेन के रेड हाउस में मोदी जी की मेजबान PM श्रीमती बिसेसर के साथ वार्ता में कृषि, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल परिवर्तन, UPI, क्षमता निर्माण, संस्कृति, खेल एवं लोगों के आपसी संबंध पर चर्चा हुई। फार्माकोपियो, औषध संस्कार ग्रंथ, संस्कृति, खेल, राजनयिक प्रशिक्षण तथा हिंदी व भारतीय अध्ययन के लिए ICCR चेयर सहित 6 समझौता ज्ञापनों पर वार्ता हुई। अगला है कि त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कांगलू ने PM श्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो से सम्मानित किया। अगला है अर्जेंटीना। 5 देशों की इस यात्रा के तीसरे पड़ाव पर वे अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स गए। 57 वर्षों के अंतराल के बाद किसी
भारतीय पीएम की अर्जेंटीना की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। मेजबान राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने मोदी जी को कासा रोसांडा में उनका स्वागत किया, जहां दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की। दोनों के बीच खनिज, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों पर बात हुई। अगला है रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर बात हुई, और इस संदर्भ में भारत मार्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते के विस्तार पर चर्चा भी दोनों के पक्षों ने की। श्री मोदी के सम्मान में ब्यूनस आयर्स की कुंजी स्थानीय सरकार के प्रमुख जॉर्ज मैकरी ने उन्हें एक समारोह में प्रदान की। अगला है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया, और उसके बाद ब्राज़ील से द्विपक्षीय वार्ता के लिए राजधानी ब्रासिलिया गए। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में $20 अरब तक बढ़ाने की बात की गई। आतंकवाद निरोध, सुरक्षा क्षेत्रों में सूचनाओं के आदान प्रदान, कृषि अनुसंधान, नवीकरणीय ऊर्जा, बौद्धिक संपदा अधिकार व डिजिटल सहयोग सहित 6 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का अंतिम रूप वार्ता के पश्चात किया गया, और उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया, मोदी जी को। अगला है नामीबिया। अंतिम चरण में 9 जुलाई 2025 को वह नामीबिया पहुंचे और उनका राजधानी विंडहॉक में स्वागत किया गया। नामीबिया से यूरेनियम सहित खनिजों के आयात में रुचि भारत ने व्यक्त की। स्वास्थ्य एवं उद्यमिता के क्षेत्र में 2 समझौते ज्ञापनों पर आदान प्रदान वार्ता के पश्चात हुआ, और भारत के नेतृत्व वाले आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन तथा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की घोषणा भी नामीबिया की ओर से की गई, तथा यूपीआई तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश भी बना। नामीबिया ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्वेट्सचिया मिराबिलिस से उन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन 2025। तो 17वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में 6 से 7 जुलाई 2025 को संपन्न हुआ, जिसकी थीम थी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ब्रिक्स के मौजूदा 10 सदस्यों में ब्राज़ील के अतिरिक्त रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात व भारत इसमें शामिल हैं। और इसके अतिरिक्त साझेदार देशों में बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान व वियतनाम आदि के शासन प्रमुख अथवा अन्य प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। सम्मेलन में ब्रिक्स एजेंडे के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें वैश्विक शासन में सुधार, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बढ़ाना, शांति सुरक्षा, बहुपक्षवाद को मजबूत करना, विकास के मुद्दे तथा एआई आदि इनमें शामिल थे। पीएम मोदी ने वैश्विक शासन, शांति और सुरक्षा में सुधार विषय पर तथा बहुपक्षीय आर्थिक वित्तीय मामलों व कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मजबूत बनाने तथा पर्यावरण COP30 वैश्विक स्वास्थ्य पर सत्रों को भी संबोधित किया। अगले वर्ष ब्रिक्स के अध्यक्ष का पदभार भारत को संभालना है। भारत अपने एजेंडे में ग्लोबल साउथ को प्राथमिकता देगा तथा जन केंद्रित और ह्यूमैनिटी फर्स्ट दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा। ब्रिक्स का अर्थ होगा बिल्डिंग रेजिलिएंट एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। सम्मेलन में स्वीकार किए गए रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में पहलगाम पर हुए हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की गई, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति सुनिश्चित की गई। और इसमें इम्पोर्टेंट देखते हैं ब्रिक्स का आगामी, जैसा कि पता है कि 18वां शिखर सम्मेलन 2026 में भारत की मेजबानी में किया जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा। तो 23 से 24 जुलाई 2025 को ब्रिटेन की यात्रा संपन्न हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश पीएम सर कीर स्टारमर के साथ मुलाकात कर ब्रिटेन के साथ आर्थिक साझेदारी को बढ़ाना इसका मुख्य कारण था, और बहुप्रतिष्ठित स्वतंत्र व्यापार समझौता संपन्न करना था। 24 जुलाई को ग्रेट हॉल ऑफ चेकर्स में दोनों देशों के पीएम की उपस्थिति में इंडिया यूके व्यापार, आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, और पारस्परिक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में अगले 10 वर्षों के लिए संबंधों को आगे बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी में नई गति के संचार के लिए भारत यूके विजन 2035 को दोनों पक्षों ने स्वीकारा, और एक राष्ट्रीय औद्योगिक रोडमैप को भी बनाने पर सहमति व्यक्त की। दस्तावेजों को स्वीकार किया गया, विभिन्न दस्तावेजों को स्वीकार किया गया, उनमें सीटा के अतिरिक्त भारत यूके विजन 2035,
रक्षा औद्योगिक रोडमैप, प्रौद्योगिकी व सुरक्षा पहल पर वक्तव्य तथा सीबीआई भारत व यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के बीच एक एमओयू शामिल है। नेक्स्ट, पीएम मोदी की मालदीव यात्रा। तो 25-26 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पीएम मोदी को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। पड़ोसी प्रथम तथा विजन महासागर नीतियों के अनुरूप मालदीव के साथ संबंधों को अधिक मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता पीएम मोदी ने दोहराई। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों द्वारा स्वीकार किए गए हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा साझेदारी के लिए कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा वार्ता में की गई। मालदीव में आधिकारिक संरचना परियोजना के लिए 4,850 करोड़ लगभग $550 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा भारतीय पीएम ने की। मेजबान पीएम के साथ मिलकर अड्डू शहर में सड़क व जल निकासी परियोजना तथा 6 अन्य शहरों में सामुदायिक विकास परियोजना का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन श्री मोदी ने किया। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए 3300 सामाजिक आवास इकाइयाँ व 72 वाहन भारतीय प्रधानमंत्री ने भेंट किए। इसके अतिरिक्त भीष्म की 2 इकाइयाँ भी सौंपी। द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि, मौसम विज्ञान, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, यूपीआई, भारतीय फार्माकोपियो व रियायती ऋण सुविधा के क्षेत्र में 6 विभिन्न समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इस प्रकार 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रिपब्लिकन स्क्वायर पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री मोदी ने दर्ज की। पहला अवसर था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुआ। नेक्स्ट है, मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश बना। तो मोल्दोवा आईएसए का 107वां सदस्य देश बना। आईएसए की स्थापना 2015 में इंडिया फ्रांस ने पेरिस में COP21 के दौरान की थी और इसमें अब 124 सदस्य हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। आईएसए का मिशन सौर ऊर्जा में निवेश को प्रोत्साहित करना, तकनीक और वित्त पोषण की लागत को कम करना और कृषि, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन व ऊर्जा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। WHO की ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल इम्पॉर्टेंट है। ये किसकी है रिपोर्ट? तो ये WHO की है। ये WHO ने जुलाई 2025 में ग्लोबल स्पेक्स 2030 नामक एक वैश्विक पहल शुरू की है। माफ़ कीजिएगा, एक पहल है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 2030 तक सभी को सस्ती नेत्र देखभाल सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो। ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल का उद्देश्य 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया भर में नेत्र देखभाल की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना है। पहला है सेवाएं। इसका उद्देश्य अपवर्तक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक लोग आवश्यक दृष्टि देखभाल प्राप्त कर सकें। दूसरा है कार्मिक। नेत्र देखभाल कार्मिकों की क्षमता निर्माण के प्रयास किए जाएंगे ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्व स्तर पर प्रशिक्षित पेशेवर उपलब्ध हों। तीसरा है शिक्षा। कार्यक्रम का ध्यान नेत्र स्वास्थ्य के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने, लोगों को अपनी आँखों की देखभाल करने तथा दृष्टि संबंधी समस्याओं का शीघ्र पता लगाने के बारे में ज्ञान देकर सशक्त बनाने पर केंद्रित होगा। चौथा है लागत। मुख्य उद्देश्यों में से एक है चश्मे और अन्य संबंधित नेत्रों देखभाल सेवाओं की लागत को कम करना। पांचवा है निगरानी। वैश्विक नेत्र स्वास्थ्य प्रवृत्तियों की निगरानी, चुनौतियों की पहचान और नीतिगत निर्णयों को सूचित करने के लिए डेटा संग्रह और अनुसंधान को मजबूत करना है। इस प्रकार आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का पूरा लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो आर्थिक और जो भाग बचे हैं उन्हें कवर करा दिया जाएगा। धन्यवाद।